कर लिया है इसकी रिकॉर्डिंग। यस यस, तो रिकॉर्डिंग फॉर दिस मीटिंग हैज स्टार्टेड। अभिषेक जी, आप मेरी विनती या बात सुन पा रहे हैं क्या अभिषेक भैया? और आप स्थिति में हैं मीटिंग को एंकर करने के लिए? अगर अभिषेक भैया, अभिषेक जी, आर यू देयर? विल यू लाइक टू एंकर दिस मीटिंग? आज ये आपने कहा था कि ये, और महेश शर्मा जी जो कि आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं वो आ चुके हैं क्या? थोड़ा हमसे निवेदन करना पड़ेगा। अभिषेक भैया, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि महेश शर्मा जी को, वैसे मैं भी कर सकता हूँ दिल्ली वाले महेश शर्मा जी को, वो देखता हूँ दूसरे फोन में यदि होगा। तब तक आप कंफर्म करें, पहले हमारे मेन एंकर रेडी हो। नवी खान जी, आपका स्वागत है। प्रशांत मैंने उनसे बोल दिया है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है सर। अभिषेक भैया, आप मीटिंग एंकर करने की रेडीनेस में या पोजीशन में हैं जहाँ पे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आ गया, अभी पहुंचा हूँ, आधा घंटे पहले। अच्छा, तो आप अभी मीटिंग कोऑर्डिनेट मैं कर लेंगे कर एंकर? लूंगा, मैं कर लूंगा, मैंने बोला था ना कि मैं कर लूंगा, मैं सर कर सर, लूंगा। सो काइंड ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू फॉर योर एक्सेप्टेंस एंड थैंक यू। क्योंकि मैं अब हल्का सा ट्रैवल में मैं जा रहा हूँ, और तब तक मैं स्वागत करता रहता हूँ। जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि आएंगे, यू प्लीज टेक ओवर जब भी आपको टेक ओवर करना मुझे है। एडमिन बना दीजिए। आप एडमिन हो ही, वैसे भी कर देता हूँ मैं दोबारा से। नहीं है, हाँ, अभी आप हैं। टेक्निकल। अरे माय डियर, आप तो सबके एडमिन हो। एक मिनट रुको, ये लो जी, होस्ट हो गए। डू यू वांट टू चेंज द होस्ट टू अभिषेक? यस, आ गया, हो गए सर। आप हमारे एडमिन हैं वैसे भी और ऐसे भी। और मुझे अनिल ऐसा लग अग्रवाल जी, रहा है कि स्वागत है। महेश जी आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है अभिषेक। महेश भाई साहब प्रणाम। महेश शर्मा जी नमस्ते। संजय शर्मा हियर, कैसे हैं आप? जी जी प्रणाम महेश जी, स्वागत है आपका। आपकी ये दूसरी एक्सपर्टाइज वाली मीटिंग हो रही है आपके नेतृत्व में। महेश भाई साहब प्रणाम, नमस्ते। क्या आप बात सुन पा रहे हैं? महेश जी सुन पा रहे हैं क्या? अनिल अग्रवाल जी नमस्कार। जी सुन पा ब्रेक रहा के हूँ, मैं बाद सुन पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया महेश जी, स्वागत है आपका। ठीक 8:15 8:16 पे हम लोग शुरू कर देंगे। 15 साथी हाँ ज्वाइन जी, कर चुके हैं। और सुन पा रहा जी हूँ, दादा, ओके दादा, सुन पा प्रणाम, रहा हूँ। नमस्ते, मेरी आवाज आ रही वेलकम, है? सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन, जय जी हिंद। जी। जय हिंद। कैसे हैं कैसे आप? हैं महेश जी? कैसा? आ गया। एम आई लोडेबल? यस यस यस, यस, यू आर यू आर ऑडिबल। ऑडिबल। ओके ओके। सबको नमस्कार। जी जी नमस्कार। अभी 8:13 हुआ है महेश भैया, 2-4 मिनट में शुरू करते हैं। थैंक यू। हाँ मैं, और ओके ओके। जी जी, आप कुशल मंगल हैं? घर में सब ठीक ठाक महेश भाई साहब? सब आपका आशीर्वाद है। जी जी जी, आ, प्रणाम सभी। महेश जी, जो आपके हाँ जी। बैकग्राउंड में लाइट जल रही है उसको बंद करके अगर सामने की तरफ लाइट हो, फेस की तरफ, तो उसको जलाइए, क्योंकि उससे चमक आ रही है, ब्राइटनेस बहुत सारी है। हाँ, ये कुछ सिस्टम यहाँ का ऐसा ही है, मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। हाँ, फेस में कालापन है। अब ठीक है, अब ठीक है, लेकिन फिर भी अभी सर के ऊपर तेज है बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर के ऊपर उनके करता हूँ, मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ जी, करता थोड़ा सा हूँ। घूम के बैठेंगे। आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक हाँ ठीक है, मैं करता हूँ जुगाड़। 1 मिनट दीजिए मुझे। है। जी जी। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट हाँ दीजिए। हाँ, ठीक है ऑल योर, ठीक है, आप करें। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आराम से आराम से। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का, साथियों का। 1-2 मिनट बाद हम मेन सत्र शुरू करेंगे। अभी भी नहीं आया वो मेरे ख्याल से। हाँ ये यहाँ सही पर है, ठीक ये है। एंगल सही है, ये एंगल सही हाँ है। हाँ ठीक हाँ, मैं लगाता ठीक। हूँ, इधर ही कोशिश करता हूँ लगाने जी। की। करता हूँ। अभी आया? नहीं जी, आया? अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। मैं सभी को महेश शर्मा जी के बारे में परिचय दे दूं। महेश शर्मा जी एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने काफ़ी समय समाज को देना शुरू किया है। इससे पहले ये सोशल वेलफेयर कमिश्नर होते थे दिल्ली में, और साथ ही साथ
काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनको दिल्ली के जो सोशल वेलफेयर स्ट्रक्चर को शेप देने में। साथ ही साथ विदेश में रहे कई साल और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े कंट्री हेड के साथ काम किया है। तो जो उनका अनुभव है वो सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, करीबन 40 साल का है। और उनके अनुभव का सभी उपस्थित साथी लाभ उठा सकते हैं। महेश जी अपना नंबर बता देंगे। उनके ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 या कोई भी नॉन प्रॉफिट एनजीओ से संबंधित कोई विषय है, कोई दिक्कत है, तो उससे महेश जी से संपर्क कर सकते हैं। और महेश जी ये दूसरी बार हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हो रहे हैं। तो एनजीओ संबंधित विषयों पर जो भी चर्चा है और जो भी मार्गदर्शन है वो महेश जी ही हम सभी को देते हैं। और हम चाहते हैं कि ये अनुभव का लाभ आप लोग भी उठाएं। किस तरह से एनजीओ को खड़ा करना है, पेपर उसके तैयार करने हैं और साथ ही साथ फंडिंग के लिए जाना है और एक सुचारू रूप से एनजीओ चलाना है। इन सभी विषयों पर महेश जी का एक बड़ा लंबा अनुभव है और भी बहुत सारे उन्होंने काम किए। साथ ही साथ एनजीओ में डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, तो आज सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट फॉर्मेट पर चर्चा होगी। जो ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्ट एक्ट 1892 या 1882 के तहत बनते हैं, और भी एक्ट होते हैं इसमें, तो उसके बारे में इन टू इन महेश जी बताएंगे और सारी चीज़ों पे आपको एक मार्गदर्शन देंगे। तो महेश जी आखिरी में अपना नंबर भी बताएंगे। और मैं अब ज़्यादा समय न लेता हूँ, महेश जी से आग्रह करूँगा कि महेश जी आएँ और अपना स्टैंड लें। शुरू के 35 से 40 मिनट आपके हैं, इसके बाद फिर प्रश्न उत्तर आएंगे। तो 30 से 40 मिनट में आप अपना विषय रख सकते हैं। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। महेश जी शुरू करें। सभी सहभागियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। आज मुझे दोबारा आपने अवसर दिया है और मेरे बारे में जितना आपने बताया इतना तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ अपने बारे में तो बड़ा विस्तृत परिचय आपने दिया है अभिषेक जी। मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? हेलो, जी सर, मेरी जी आवाज सर। क्लियर? हाँ, अच्छा, क्लियर आ रही है। ठीक है। देखिए, ये सब्जेक्ट 30 या 40 मिनट में पूरा करना इस सब्जेक्ट के बाद साथ बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ये शुरुआत ये होती है कि पहले एक गवर्नमेंट का मॉडल था कि गवर्नमेंट मिनिमम कार्य करेगी और लोग का जो सरोकार है सरकार के साथ वो कम से कम रखा जाएगा। तो उसके बाद समाज में जो नए नए विचारधाराएं आई, क्रांति आई, परिकल्पना की गई कि समाज को वेलफेयर स्टेट होना चाहिए और समाज की अपने नागरिकों के प्रति ड्यूटी होनी चाहिए। और कुछ देशों में ये विचार आया कि कम्युनिस्ट होना चाहिए गवर्नेंस का मॉडल। कम्युनिस्ट मॉडल में ये होगा कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने नागरिकों की सभी जरूरतों को पूरा करे, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उनके रोजगार की, उनकी रोजी रोटी की, हर एक जरूरत सरकार पूरा करेगी। लेकिन ये कम्युनिस्ट मॉडल जो है ये किन्हीं कारणों से ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी, व्यवसाय चुनने की, कार्य करने की, धन अर्जित करने की, संपन्न होने की, उस पर काफी एक रोक थी, बाधा थी। हमारे भारतवर्ष में सरकार ने दोनों तरह का एक अप्रोच अपनाया है और इसको हम मुख्य तौर पर वेलफेयर स्टेट अप्रोच कहते हैं। अब वेलफेयर स्टेट अप्रोच के अंदर ये सरकार ने कोशिश की है कि मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बाय पीपल। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लोग अपने खुद की जो आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसमें सरकार की भागीदारी करें। लोग ज्यादा से ज्यादा सरकार के कार्यों में सहयोग करें और अपनी आवश्यकताओं के और अपनी सुविधाओं के अनुसार जो कार्यक्रम का संचालन है, कार्यक्रम की दिशा है,
कार्यक्रम का प्रारूप है उसको लोग खुद निर्धारित करें। तो ये पीपल पार्टिसिपेशन और पीपल फ्रेंडली, जब सरकार ने सारी अपनी योजनाएं और स्कीम बनानी शुरू करी, तो इसके बारे में ये सोचा गया कि भाई जो सरकार के जो जानकारी है वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाती, तो सरकार ये चाहती है कि लोगों का जो हित है वो वही के समुदाय के लोग, अगर वो अपना खुद का एक संगठन बनाए, अपनी एक कानूनी और आधिकारिक अपनी एक अस्तित्व अपना बनाकर सरकार के साथ भागीदारी करें, कि तो वो अपना कल्याण अब अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सरकार के जो स्रोत हैं, साधन हैं, जिसमें वित्तीय सहायता भी है, उसका प्रयोग लोग अधिक से अधिक अच्छे तरीके से अपने खुद के कल्याण के लिए कर पाएंगे। तो इस कारण से सरकार ने बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं, वो अलग अलग मंत्रालयों द्वारा लोगों का जो प्रतिनिधित्व है, लोगों का जो संगठन है, उनको सरकार ने आमंत्रित करना शुरू कर दिया। और सरकार लोगों के जन कल्याण के कार्य के लिए वित्तीय सहायता और लोगों की भागीदारी वो सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दरवाजा खोल दिया। अब जरूरत यह है कि अब सवाल ये उठता है कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग सरकार ना तो कोई पैसा अधिक दे पाएगी उसके व्यक्तिगत जरूरतों से अलग हटके पूरे समाज के लिए, तो इसके लिए समाज के लोगों का एक समूह संगठन जरूरी है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे देश में जो लोगों का जो संगठन है उसको उद्देश्य के आधार पर 3 तरह के कानूनों में एनजीओज का परिकल्पना की गई। एनजीओज का संगठन की सरकार ने उसको मूर्त रूप देने की कोशिश की गई। अब वो 3 तरह के संगठन कानून कौन से हैं? तो सबसे पहला कानून जो है वो है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये कानून जो है इसके अंदर कोई भी 7 व्यक्ति या उससे अधिक एक सोसाइटी के रूप में अपने को कानूनी अस्तित्व में एक संगठन के रूप में आ सकते हैं। और इसमें जो मेंबर्स की जो संख्या है उस पर कोई रोक नहीं है। तो भारतवर्ष के अंदर करीब 75% से ज्यादा जो एनजीओ हम देखते हैं वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ही रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद एक दूसरा कानून है, वो है आपका इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट की परिकल्पना यह की गई कि जो व्यक्ति एक बहुत ही अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए या किसी चैरिटेबल पर्पज को बिना किसी लोगों की ज्यादा इंटरफेरेंस के, बिना दखलंदाजी के सुरक्षित रूप से और ज्यादा विश्वसनीय ढंग से अगर करना चाहते हैं तो वो अपने आप को एक ट्रस्ट के रूप में एक कानूनी अस्तित्व में आ सकते हैं। अब इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर यहाँ पर 7 लोगों की प्रतिबंध नहीं है, यहाँ पर मिनिमम 2 लोग एक ट्रस्ट को बना सकते हैं। और इस ट्रस्ट के अंदर व्यक्ति जो है इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थोड़े थोड़े जो प्रावधान है उनके आधार पर ही एक ट्रस्ट डीड तैयार करेंगे। और ट्रस्ट डीड तैयार करने के बाद उसको वो जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट है, उसके सामने वो जो कागजात हैं वो पेश करेंगे। मैं इसकी जो प्रक्रिया है, जो आवश्यकताएं हैं, जो ट्रस्ट के बेनिफिट्स हैं या जो लॉसेज हैं, वो सब धीरे धीरे आपको शेयर करता जाऊंगा। और तीसरा जो कानून है वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में हम सेक्शन 8 के अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में एक एनजीओ को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनीज एक्ट में एक एनजीओ को रजिस्टर कराएंगे तो उसका जो प्रशासन है, जो नियंत्रण है, जो सरकारी जो प्रणाली है, वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अधीन चली जाएगी। और जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं,
सॉरी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, वो इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए अधिकृत है। उनके पास ही ये कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी हम रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन इसके जो आवश्यकताएं होंगी कागज की, या जो रिटर्न होंगे, या जो जी नहीं, किसी को कोई करना खराब करना पुरानका लिया जी। मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी। तो कंपनीज एक्ट के अंदर हम ये कंपनी को, नॉन प्रॉफिट कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं, और उसके जो दस्तावेज होंगे या जो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी वो बिल्कुल अलग तरह की होंगी। तो मैं आपको, जब आप वैभव सिंह जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। वैभव सिंह जी, आपने म्यूट कीजिए। अलका जी, आप भी अपने आप को म्यूट कीजिए। जी अलका ईरानी जी, आप भी अपने आप को म्यूट कीजिए। जी हाँ अभी बोलिए सर, बोलिए सॉरी बोलिए। अगर व्यवस्था सही हो गई है तो मैं आगे जारी रखता हूँ। जी। अब आप लोगों की जिज्ञासा होगी, सभी की जिज्ञासा होगी कि भाई ट्रस्ट एक्ट के अंदर हम जो रजिस्टर कराते हैं अपना एनजीओ, उसमें उसकी फीचर्स क्या होंगी, क्या विशेषताएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या प्रक्रिया है। तो मैं सबसे पहले इसकी कुछ आवश्यकताएं बताता हूं। अगर ट्रस्ट एक्ट के अंदर, अगर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर, जी जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम अपने एनजीओ को इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर रजिस्टर कराते हैं, तो उसके लिए हमें एक तो हमें ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट डीड जो है, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा विवरण बड़े विस्तृत तरीके से ट्रस्ट की व्यवस्थाओं के बारे में वो हमें लिखना होगा। अब ट्रस्ट के जो प्रावधान होंगे, वो प्रावधान ट्रस्ट के संचालन करने के नियमावली, उसको हम कह सकते हैं। उस नियमावली में हमें सब मेंबर्स की ड्यूटीज, उनकी पद क्या होंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, ट्रस्ट को भंग करने का तरीका क्या होगा, ट्रस्ट की जो सीमाएं हैं, पावर्स हैं, वो क्या होंगी, हमें हर चीज डिटेल जो है इस ट्रस्ट डीड में पूरा विस्तार से लिखना होगा। और ये जो प्रारूप है, ट्रस्ट डीड कैसे लिखते हैं, इसका प्रारूप आपको नेट पर भी मिल जाएगा, और जो बाकी ट्रस्ट लोग हैं उनके कागज भी आप देख के बना सकते हैं। और ये जो ट्रस्ट डीड है, ये एक स्टाम्प पेपर पर लिखी जाती है, और ये जो ट्रस्ट डीड है, ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लिखी जाती है, जो 10 रुपए का होगा। और कई बार जो पब्लिक ट्रस्ट हैं, उनमें सरकार 100 रुपए पर भी इसको जरूरत होती है इस स्टाम्प पेपर लेने की। अब इस ट्रस्ट डीड में क्या होगा, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, संचालन कैसा होगा, सबका रोल क्या होगा, सबकी सीमाएं क्या होंगी, उत्तरदायित्व क्या होंगे, वो सब इसमें विस्तार से ट्रस्ट डीड में लिखा जाता है। इसके बाद ये ट्रस्ट कौन बना सकता है, तो इसमें ट्रस्ट बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, जिनमें एक व्यक्ति, जिसको जो मुख्य ट्रस्ट का जो मालिक होगा, ओनर होगा, जो ट्रस्ट को फाउंडर ट्रस्टी होगा, सेटअप करेगा, उसको मैनेजिंग ट्रस्टी भी कहते हैं, लेकिन कानून की भाषा में उसको हम सेटलर कहते हैं। सेटलर ऑफ द ट्रस्ट। तो ये मुख्य ट्रस्ट का, ये सीईओ कह सकते हैं इसको, मुख्य संचालक होगा। और इसके साथ एक मेंबर ट्रस्टी कम से कम चाहिए। जो ट्रस्ट का मेंबर होगा उसको हम ट्रस्टी कहते हैं, या को ट्रस्टी भी कह देते हैं, सह ट्रस्टी वो कह देते हैं।
अब उसके बाद ये सवाल आता है कि ट्रस्ट हमने बना लिया, तो इसमें किसके पास हम रजिस्टर करें? तो जो पब्लिक ट्रस्ट है हमारे कानून के अंदर, वो एक सरकारी अधिकारी, सरकार के पास एक अथॉरिटी है, डेजिग्नेट किया हुआ एक ऑफिस है, जिसको हम सब रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। और आमतौर पर जो जहां पर ट्रस्ट का ऑफिस होगा, पंजीकृत कार्यालय, उस ऑफिस के जो उस एरिया के जो एसडीएम होंगे, एसडीएम को ही ज्यादातर ट्रस्ट एक्ट के अंदर सब रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट डेजिग्नेट किया होता है, उनको जिम्मेदारी दी हुई होती है। अब मिनिमम मेंबर तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रस्ट के अंदर 2 मिनिमम लोग होने चाहिए, एक सेटलर, एक मेंबर ट्रस्टी। लेकिन इसमें अधिक से अधिक कितने ट्रस्टी होंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। वो कितने भी लोग ट्रस्टी बन सकते हैं। ये आपस के ट्रस्ट के जो डीड है, प्रावधान है, उसके अंदर ये लिखा जा सकता है कि इसकी ट्रस्ट की मेंबरशिप ओपन है, या कोई भी ट्रस्टी जो कुछ शर्तें पूरी करता हो वो मेंबर बन सकता है। अब ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का पर्पज क्या होगा? पर्पज ट्रस्ट का ये होगा कि वो चैरिटेबल पर्पज होगा, वो प्रॉफिट मेकिंग ट्रस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग ट्रस्ट बनेगा तो वो ट्रस्ट एक्ट के अंदर उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। अब ये अलग बात है कि ट्रस्ट के कामकाज चलाने के लिए वो कोई साइड में कोई स्कूल चला सकते हैं, कोई कॉलेज चला सकते हैं, उसकी आय से ट्रस्ट की जो कार्य संचालन है वो किए जा सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट का मोटिव नहीं होगा। ये सिर्फ कोई ट्रस्ट अगर काम करेगा, वेबसाइट करता है, तो वो ट्रस्ट को चलाने के लिए होगा, ना कि ट्रस्ट की जो प्रॉफिट है या कमाई उसके लिए नहीं बनाया जाएगा। मतलब ये कोई इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं बनेगा। और ट्रस्ट के जो पर्पज है वो अलग अलग हो सकते हैं। चैरिटेबल पर्पज हो सकता है, रिलीजियस ट्रस्ट बन सकते हैं धार्मिक कार्यकलापों के लिए, या स्कूल कॉलेज खोलने के लिए एजुकेशनल ट्रस्ट आप बना सकते हैं। और बहुत सारे इसके जो हमारे पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ट्रस्ट बना सकते हैं। आप सांस्कृतिक कार्यों को चलाने के लिए ट्रस्ट करा सकते हैं। आप कोई भी दुनिया में जो एक्टिविटी अनलॉफुल नहीं हो, या किसी कानून द्वारा उसकी प्रोहिबिटेड ना हो, निषिद्ध ना हो, आप कोई भी एक्टिविटी जो है ट्रस्ट को चलाने के लिए उस पर्पज के लिए ट्रस्ट को बना सकते हैं। और ट्रस्ट का जो एक फायदा ये होता है कि ट्रस्ट का एक अस्तित्व होता है। जब व्यक्ति ट्रस्ट बना लेते हैं तो फिर वो ट्रस्ट की आइडेंटिटी के साथ काम करते हैं। फिर वो अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी उससे काम नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रस्ट की एक विधि द्वारा सम्मत एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनैलिटी है, एक ट्रस्ट का अस्तित्व है। तो ये एक लीगल एंटिटी है, लीगल आइडेंटिटी है ट्रस्ट की। और इसकी सरकार में इसकी मान्यता है, इसकी एक कानूनी वैधता है। और ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट एक लीगल व्यक्ति होने के कारण ये जो भी व्यक्ति एक इंडिविजुअल काम कर सकता है, जैसे संपत्ति खरीदना, संपत्ति का कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग खोलना, स्कूल खोलना, नए नए धर्मार्थ के कार्य करना, या कुछ भी जो कार्य है जो सरकार द्वारा निषिद्ध नहीं है या कानून द्वारा अनलॉफुल नहीं है, वो सब ट्रस्ट जो है ये इन कार्य को निस्वार्थ भाव से नॉन प्रॉफिट बेसिस पे खोल सकता है। अब ट्रस्ट में क्या होता है कि ट्रस्ट के नाम से एक बैंक अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट का जो कार्य है, एक संस्थान का जो कार्य है, वो बिना बैंक अकाउंट के चल नहीं सकता है। तो ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हर एक ट्रस्ट का जो लेन देन है वो बैंक के द्वारा ही होगा। और जो ट्रस्ट की आय है वो कानून के अंदर उसको इनकम टैक्स की छूट दी जा सकती है। और इनकम टैक्स की जो छूट है वो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 12A और 80G के अंदर जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, ट्रस्ट का जो कार्यभार देखते हैं, उनके द्वारा प्रदान की जाती है। उसके लिए हमें एप्लीकेशन लगाना होता है, उसका एक पेरिस्क्राइब्ड परफॉर्मा होता है। सेक्शन 12A और 80G में इनकम टैक्स छूट प्राप्त करने के लिए
तो हमें उस परफॉर्मे के अंदर जितने कॉलम है वो सारे भरकर इनकम टैक्स कमिश्नर के यहाँ जाकर 80G और 12A में 2 सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ता है। अब ये 2 सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ता है? एक सर्टिफिकेट 80G इसलिए होता है कि जो ट्रस्ट को डोनेशन देगा या सब्सक्रिप्शन देगा, जो भी ट्रस्ट की वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, तो उस व्यक्ति को अपनी इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए 80G का सर्टिफिकेट जरूरी होता है। जितनी इनकम व्यक्ति ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं, उसके बदले में उन डोनर व्यक्तियों को इनकम टैक्स की छूट मिल जाती है, रिबेट मिलती है। और जो 12A है उसमें यह होता है कि ट्रस्ट एक व्यक्ति है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ट्रस्ट को जो इनकम होगी उसकी इनकम करोड़ों रुपए में हो सकती है, तो उस पर तो अगर टैक्स लगेगा तो करोड़ों रुपए में टैक्स की देनदारी हो जाएगी। तो सरकार ने यह फैसला किया है कि लॉफुल पर्पज के लिए अगर ट्रस्ट कोई कार्य कर रहा है तो उसको भी उसकी इनकम पे, आय पे ट्रस्ट को छूट दी जाती है। तो इसलिए इनकम टैक्स की छूट ट्रस्ट के लिए जरूरी है और ट्रस्ट का उसके लिए बेनिफिट मिलता है। अब एक सवाल ये उठता है कि मैंने बता दिया कि ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए एक डीड चाहिए। डीड क्या होता है? वो ट्रस्ट का एक संविधान होता है। ट्रस्ट की जितनी व्यवस्था होगी, जितने नियम कायदे ट्रस्ट के जो प्रावधान होंगे, वो सब हमें इस डीड में लिखने पड़ते हैं। ये ट्रस्ट की डीड काफी 8-10 पेज की भी हो सकती है, बहुत ज्यादा पेज की भी हो सकती है। तो ट्रस्ट डीड जो है ये मेन लीगल डॉक्यूमेंट है और ट्रस्ट डीड का जो मूल्यांकन है वो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट, सब रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। और अगर उसमें कोई खामी पाई गई, कोई डेफिशिएंसी पाई गई, तो ये सब रजिस्ट्रार जो है ट्रस्ट को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट को वापस देंगे ऑब्जेक्शन लगा के, ताकि आप उन कमियों को दूर करके दोबारा ठीक करके लाएं दस्तावेज, तो उसके बाद ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब उसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी रजिस्ट्रेशन करने में? उसमें एक तो होगा कि फोटोग्राफ चाहिए। जो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ हैं, वो जो सेटलर होगा, ट्रस्ट जो बनाएगा, मुख्य जो ट्रस्ट का वो होंगे, मालिक होंगे या ट्रस्ट को बनाने वाले होंगे, फाउंडर होंगे, एक तो सेटलर का फोटो 2 कॉपी चाहिए पासपोर्ट फोटो की, और एक जितने भी मेंबर ट्रस्टी होंगे या जिनको को ट्रस्टी कहते हैं, सबकी 2-2 पासपोर्ट फोटो कॉपी चाहिएगी जो ट्रस्ट डीड पे लगेंगी। उसके बाद जितने भी मेंबर ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उन सब का आईडी प्रूफ चाहिए, क्योंकि विदेशी व्यक्ति वो ट्रस्ट नहीं बना सकते, विदेशी नागरिक। लेकिन हाँ, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है या जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो ट्रस्ट में मेंबर बन सकते हैं। लेकिन जो हमारे भारत के नागरिक हैं, वो ही ट्रस्ट को सेटअप कर पाएंगे। और उन सबकी जो आईडी प्रूफ है वो सरकार के पास जमा कराना होगा। अब आईडी प्रूफ में क्या होगा? पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा या वोटर आई कार्ड होगा। तो कोई भी जो आईडी प्रूफ है वो हमें ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल में लगाना होगा। उसके बाद जो ट्रस्ट का जो हम ऑफिस दिखाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस, कानूनी रूप से जो वैध ऑफिस होगा, उस ऑफिस का लोकेशन का, घर है, मकान है या फैक्ट्री है, कंपनी ऑफिस है या रेंटेड प्रीमाइजेज है या खुद का प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट है, उसका एक आइडेंटिटी प्रूफ हमें बताओ जब तुम बताएं। एड्रेस प्रूफ हमें लगाना पड़ेगा। और एड्रेस प्रूफ जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, पानी का बिल लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स अगर एमसीडी को या किसी कारपोरेशन को देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद लगा सकते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि ट्रस्ट जो है ये एक वैधानिक पते पर रजिस्टर्ड किया गया है। अब एक बात और है इसमें साथ में कि अगर आप अपने खुद की निजी संपत्ति पे, निजी घर पे या निजी किसी व्यवसायिक स्थल पे
अगर ट्रस्ट का एड्रेस रजिस्टर कराते हैं तो आपको फिर डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा कि मैं इस संपत्ति का स्वामी हूं, मालिक हूं, और ये मेरा भू संपत्ति होने का मालिक का प्रूफ है। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पते पर रजिस्टर कराते हैं या रेंटेड किराएदारी की संपत्ति पर रजिस्टर कराते हैं तो आपको उस मालिक का एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें ये लिखा होगा कि भाई मुझे ये ट्रस्ट का मेरे संपत्ति पे, मेरे घर पे, मेरे व्यवसायिक स्थल पे, मेरी फैक्ट्री पे रजिस्टर कराने का मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें देना पड़ेगा। उसके बाद सरकारी एक जरूरत है कि जब भी हम ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो हमें दो गवाह, दो विटनेस, वो उनके फोटोग्राफ और उनके वैलिड वैधानिक जो उनके पहचान पत्र हैं, वैलिड आईडी, और उनके जो एड्रेस हैं जहां वो गवाह रहते हैं उनका जो एड्रेस होगा वो भी हमें चाहिए होगा। वो भी रजिस्ट्रेशन के दौरान वो सारे उनके एड्रेस प्रूफ और गवाहों के फोटो वो और उनके सिग्नेचर वो सब हमें चाहिए। और इसके साथ में एक बात और क्लियर कर दूं कि जितने भी ट्रस्टी होंगे और जितने भी गवाह होंगे हमारे, वो सब सिग्नेचर करेंगे और हर पेज पे करेंगे, ओरिजिनल साइन करेंगे, हर पेज पे करेंगे। और वो जो ओरिजिनल कॉपी है ट्रस्ट के डीड की 2 सेट में, वो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास वो जाएगी। 2 सेट में क्यों कह रहा हूं मैं इस बात को? वो इसलिए कह रहा हूं कि रजिस्ट्रार सोसाइटी के कार्यालय में जब आप जमा करेंगे तो फिर वो कार्यालय उन आपकी जो आपको एक कॉपी अपनी कार्यालय मोहर मोहर के साथ, स्टैंप के साथ वो आपको वापस करेंगे, जो कि ओरिजिनल रजिस्टर्ड डीड होगी आपके पास, वही ऑथेंटिक होगी, वही एक मूल दस्तावेज होगा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन करने का। अच्छा, अब बात यह है कि डीड के बारे में और जो ट्रस्ट के वो है प्रोविजन क्या होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मोटी मोटी जानकारी आपको बता दूं कि क्या कंपोनेंट्स उसमें होना चाहिए ट्रस्ट के डीड में। तो यही बातें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी एनजीओ को रजिस्टर करेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट कॉमन वही बातें हैं। और उनमें जो बातें होंगी, सबसे पहले तो ट्रस्ट का एक नाम होना चाहिए, ट्रस्ट का एक नाम हो, और वो ट्रस्ट जो है, नाम जो है वो नाम ऐसा हो कि जो ये किसी को गलत मैसेज ना दे कि सरकार का विभाग है या कोई सरकारी संस्थान है। तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रस्ट का नाम एक हम रखेंगे जो सरकारी संस्थानों का डुप्लीकेट नहीं होगा, नहीं तो वो रजिस्टर नहीं होगा। और नाम जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमें ट्रस्ट का पर्पज बताना पड़ेगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ट्रस्ट क्यों बना रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रस्ट के जो पर्पज है वो उसके ट्रस्ट डीड में बड़े स्पष्ट तरीके से हमें स्पेल आउट करने पड़ेंगे, उनका विवरण देना होगा। फिर जो ट्रस्टी होंगे हमारे, तो उन ट्रस्टियों की हर एक का क्या रोल होगा, उनकी सीमाएं क्या होंगी। तो हर एक ट्रस्टी का जो रोल होंगे, जैसे एक चीफ ट्रस्टी है, एक मेंबर ट्रस्टी है, तो इस तरह करके हर एक ट्रस्ट के मेंबरों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो उनके ट्रस्टी के नाम और उनके रोल, भूमिकाएं, वो हमें ट्रस्ट डीड के अंदर बताना पड़ेगा। फिर हमें यह बताना पड़ेगा कि जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है, इस ट्रस्ट से किन लोगों को बेनिफिट होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग अपने फैमिली ट्रस्ट बनाते हैं, या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरी संपत्ति कोई बेच ना ले, या मेरे जो डिपेंडेंट है उनको इस ट्रस्ट की संपत्तियों से कोई मंथली उनको पेमेंट मिलता रहे, या जो इंटरेस्ट आता है, लाभ आ रहा है, या जो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू आ रही है वो सब में बढ़ता रहे। तो ट्रस्ट के डीड के अंदर हमें बेनिफिशियरीज की डिटेल बतानी पड़ेगी कि इस ट्रस्ट के अंदर ये लोग बेनिफिशियरी होंगे, और इनको जो बेनिफिट होगा वो किस रूप में होगा। वो या तो उनको जो पैसा मिलेगा या जो बेनिफिट्स मिलेंगे, कपड़े हैं, सामान है, सुविधाएं हैं, या उनको एक आइडेंटिटी है, या जो इनकम है
वो कितनी मिलेगी, किस तरह मिलेगी, उसका रेशियो क्या होगा, उसका अनुपात क्या होगा, ये सब हमें ट्रस्ट डीड के अंदर ये हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें गवर्नेंस के ट्रस्ट का संचालन कैसे होगा वो बताना पड़ेगा। जैसे ट्रस्ट की जो मीटिंग्स होगी वो कब होंगी, ट्रस्ट की जो मीटिंग की अध्यक्षता है वो कौन करेगा, ट्रस्ट के जो लेखा एक्सपेंडिचर है उसका हिसाब कौन रखेगा, ट्रस्ट के जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो कैसे होगा, ट्रस्ट के जो डिसीजन होंगे या इमरजेंसी डिसीजन होंगे वो कौन लोग ले पाएंगे। तो इसका जो संचालन की जो व्यवस्थाएं हैं वो ट्रस्ट डीड में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। इसके बाद ट्रस्ट के अंदर जो लिमिटेशन है मेंबर्स की, ट्रस्ट की, वो लिमिटेशन भी लिखी जाएगी। जैसे लिमिटेशन क्या होती है कि कोई भी ट्रस्ट का मेंबर ट्रस्ट की संपत्तियों को अपने निजी इस्तेमाल के लिए खर्च नहीं कर सकता, या कोई ट्रस्ट का अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए नहीं कर सकता, या ट्रस्ट की संपत्तियों से उसका फायदा उठाकर व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकता। तो ऐसे करके लिमिटेशन जो है, जो सीमाएं हैं, वो सब हमें ट्रस्ट की डीड में निर्धारित करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें एक कॉलम और भी लिखना पड़ता है कि अगर आपस में कोई विवाद हो जाए, कानूनी विवाद हो जाए, या किसी तरह की कोई विभ्रांति हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो उसको हम कैसे निराकरण करेंगे, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो ये ट्रस्ट कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, या ट्रस्ट से किस तरह से इसकी आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं सर्वसम्मति से, या आपस में ट्रस्ट का जो चेयरमैन होगा या जो ट्रस्ट का सेटलर ट्रस्टी होगा उसी के द्वारा सारे अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो प्रावधान है वो ट्रस्ट में बताना पड़ेगा। और ट्रस्ट के डीड में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ट्रस्ट की जो अकाउंटिंग है या इसकी जो ऑडिट रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होंगी। ट्रस्ट को ऑडिट बदलना पड़ेगा, कितने वक्त के लिए बदलना पड़ेगा ऑडिट, ऑडिट की जो जिम्मेदारी है वो किस ट्रस्टी मेंबर की होगी, जवाबदेही किसकी होगी, ऑडिट करवाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, और जो ऑडिट के जो रिटर्न्स होंगे या बैंक के जो स्टेटमेंट्स होंगे वो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स ऑफिस को रिटर्न कैसे जाते हैं। ये सारी अकाउंटिंग और ऑडिट की जो हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, वो ट्रस्ट के डीड का एक पार्ट होता है। और साथ में कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रस्ट वो बंद हो जाते हैं या अपनी मौत खुद मर जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो टर्मिनेशन की जो हमें प्रावधान है वो ट्रस्ट का बताना पड़ेगा कि किन सर्कमस्टांसेज में, किन स्थितियों में ट्रस्ट ये डिजोल्व किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है, या ट्रस्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है, या ट्रस्ट का जो पर्पज है अगर वही डिफीट हो गया, वो जिस काम के लिए ट्रस्ट बनाया था वो ट्रस्ट ही पर्पज ही खत्म हो गया तो ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं। तो इसको हमें कैसे डिफीट करना है, वो मतलब डिजोल्यूशन और टर्मिनेशन या ट्रस्ट का वाइंड अप कैसे करना है, वो सब प्रावधान हमें ट्रस्ट डीड में करना होगा। मैं जब डिस्कशन होगा तो आपके क्वेश्चंस लूंगा, किसी के मन में अगर कोई जिज्ञासा होगी तो वो भी मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और एक लास्ट में जो प्रावधान जो ट्रस्ट डीड में आना चाहिए तो वो ये होता है कि ट्रस्ट के जो प्रोसीजर होंगे या जो उसके अमेंडमेंट्स होंगे वो रिजोल्यूशन के द्वारा किस तरह किए जा सकते हैं। जैसे किसी मेंबर को, ट्रेजरर को बदलना है, या बैंक के अकाउंट के सिग्नेटरी बदलने हैं, या किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह किसको क्या जिम्मेदारी होगी, कैसे उसकी जगह भरी जाएगी, इसका कैसे हमें व्यवस्था करनी होगी। ये सब जो अमेंडमेंट प्रोसीजर्स है और जो लीगल कंप्लायंसेज है वो ट्रस्ट में हमें ये ट्रस्ट डीड के अंदर ये सब बताने होते हैं। अब ट्रस्ट लोग क्यों बनाते हैं, एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है कि ट्रस्ट क्यों बनाते हैं। और ट्रस्ट में और कंपनीज में और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तीनों में किसमें ज्यादा फायदा है और किसमें क्या अंतर है, तो वो मैं ट्रस्ट के बेनिफिट्स बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी बेनिफिट्स एनजीओ के वो लगभग समान ही है, लेकिन एक बेनिफिट तो ये है कि जब हम ट्रस्ट के रूप में अगर अपनी संपत्तियां ट्रांसफर कर देते हैं ट्रस्ट को, या इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं, तो
उससे हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। तो टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी जो संपत्तियों को वो ट्रस्ट में बना देते हैं, ट्रस्ट की संपत्तियों को ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब निजी संपत्तियों को ट्रस्ट की संपत्ति बना देते हैं और बहुत सारी टैक्स की रिबेट वो हासिल कर लेते हैं। तो एक तो टैक्स एग्जम्पशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा ये है कि ट्रस्ट के द्वारा हम संपत्तियों को एक्वायर कर सकते हैं, उसमें जो है हमें छूट मिलती है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी पे छूट मिलती है, या ट्रस्ट जो है दूसरे ट्रस्ट को ग्रैंड कर सकता है। तो इस तरह ट्रस्ट के पास कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं कि जो हम एसेट्स को एक्वायर कर सकते हैं। फिर इसके बाद ट्रस्ट के अंदर कोई ऐसी, जैसे कंपनीज एक्ट में भी मिनिमम शेयर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन नॉन प्रॉफिट कंपनी में शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं, इसलिए ट्रस्ट में भी कोई शेयर कैपिटल या आपको कोई मैंडेटरी कम से कम मिनिमम संपत्ति देना या पैसा लगाना या उसमें सब्सक्रिप्शन देना या फंड देना, ऐसी कोई आवश्यकता या प्रतिबंध नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट की जो बेनिफिट है वो ये है कि पर्सनल लाइबिलिटी से व्यक्ति बच जाता है। अब जैसे एक व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दे दिया, अब उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि जी मेरे को तो मेंटेनेंस भत्ता चाहिए, मेरे को तो ये चाहिए, तो वो कहता है जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है ट्रस्ट का है। तो पर्सनल लाइबिलिटी से बचने के लिए भी लोग अपनी जो इनकम है या संपत्ति है वो ट्रस्ट की दे देते हैं, और इससे बड़ा वो लीगल जो एक प्रोटेक्शन है उसका फायदा उठाते हैं। और इसके बाद व्यक्ति जो है परपीचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि ट्रस्ट जो है एक हमेशा के लिए एक लीगल एंटिटी है, तो ट्रस्ट जो है वो कभी खत्म नहीं होता, उसमें व्यक्ति आते रहेंगे जाते रहेंगे और मेंबरशिप आगे सक्सेशन के द्वारा बदलती जाएगी या नए मेंबर जुड़ते जाएंगे, लेकिन व्यक्ति ट्रस्ट जो है वो हमेशा के लिए है, वो कंटिन्यूअस है, वो चलता रहेगा। और इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट की जो मार्केट में लोगों के बीच में, समाज के बीच में और सरकार के साथ एक क्रेडिबिलिटी है। अगर हम एक लीगल बॉडी के रूप में, एक संस्थान के रूप में अगर किसी से डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें और एक व्यक्ति अगर अपनी अक्षमता से या अपनी व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ बात करेगा, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सरकार की नजरों में, विदेशी संस्थानों की नजरों में, समाज के सब वर्गों की नजरों में एक संस्थान की और एक ट्रस्ट की ज्यादा विश्वसनीयता होती है और इसको क्रेडिबल माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है अगर कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहेगी तो ट्रस्ट को या किसी एनजीओ के माध्यम से वो उनके साथ पार्टनरशिप कर सकती है और वित्तीय सहायता दे सकती है। लेकिन एक व्यक्ति या कोई दूसरी तरह के जो बॉडी है, प्राइवेट फर्म है, लिमिटेड फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो सब उनको ये फायदे नहीं मिल पाते जो एक ट्रस्ट को और एक एनजीओ को मिल जाते हैं। अब एक बात और है कि अभी कुछ कानून में जो है वो सुधार किया गया है। अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पहले एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती थी, लेकिन अब ये 5 साल के लिए रिन्यू कराना होता है। और जो अमेंडेड सेक्शन है वो 12A कर दिया है, जिसके अंदर टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए हमें सेक्शन 12A में वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेना होता है। तो ये जो अमेंडमेंट है ये टाइम टू टाइम ट्रस्ट के अंदर ये होते रहे हैं, और ये जो ट्रस्ट के जो बेनिफिट्स हैं इनके लिए, डोनेशन के लिए या ट्रस्ट के माध्यम से लोग पार्टनरशिप प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट या बड़े बड़े जो क्लेम्स हैं वो सेटल कर पाते हैं जो वो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाते। इन सब के लिए ट्रस्ट को ज्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है। और कोर्ट में भी अगर एक ट्रस्ट के रूप में हम जाते हैं, लीगल एक्शन के लिए भी जाते हैं, तो वो ज्यादा लेजिटिमेट और वो ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है। और इससे जो है ये माना जाता है कि ट्रस्ट एक संस्थान के रूप में ज्यादा लीगल कंप्लायंस करता है, लॉज के अनुसार
वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्रेडिबल है, इसलिए ट्रस्ट के रजिस्टर कराने के फायदे हैं। और सबसे बड़ा बात मैंने बताया जो यूएसपी है, यूएसपी का मतलब जो मेन ट्रस्ट रजिस्टर कराने का बेनिफिट है वो तो डोनेशन का है, कि डोनेशन हमें ट्रस्ट के मिलने में आसानी होती है। और ट्रस्ट की जो लीगल एंटिटी है उसका सबसे बड़ा कानूनी अस्तित्व का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ट्रस्ट कोई भी प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट उसको कर सकता है साइन, या ट्रस्ट अपने नाम से कोई भी कानूनी मुकदमा दायर कर सकता है, या जो भी लीगल सूट है वो ट्रस्ट के ऊपर दायर किए जा सकते हैं। तो रजिस्टर कराने का जो एक फायदा ये है कि ट्रस्ट को एक लीगल एंटिटी, एक लीगल पहचान मिल जाती है। और ट्रस्ट के जो बेनिफिट दूसरा मैंने बताया था कि फंडिंग और डोनेशन के लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि लोग ट्रस्ट को अब ये फर्क ये आ जाता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में आपको हर साल रिटर्न देना होगा, चुनाव करवाना होगा, आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर लगाना होगा, और आपको जो है जवाबदेही ज्यादा आपकी व्यापक होती है। लेकिन ट्रस्ट के अंदर वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें आप मेंबरशिप कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको उतना लीगल कंप्लायंसेस की जरूरत नहीं है जितना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर है। लेकिन ट्रस्ट जो है पूरी तरह एलिजिबल है, सरकारी वित्तीय जो फंडिंग है, ग्रांट्स इन एड है, या पब्लिक के डोनेशन है, या सीएसआर जो फंड है, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के, उनके सब फंड्स लेने के लिए ट्रस्ट पूरी तरह से वैलिड है, लीगल है। और इसके अंदर इंटरनेशनल जो फंड्स हैं उनको भी ट्रस्ट एक रिसीव कर सकता है। वो कानूनी रूप से ट्रस्ट जो है उसकी तरह पूरी तरह से वैध है। और ट्रस्ट जो है इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, क्योंकि ये लगातार चलता रहेगा, और आप रहे ना रहे लेकिन आपका नाम, आपकी पहचान आपके ट्रस्ट के माध्यम से अनंत समय तक वो चलती रहेगी। तो आप ये देखते होंगे कि बहुत सारी फाउंडेशन जो बड़े उद्योगपति घरानों की है, अब वो उद्योगपति जाते रहते हैं लेकिन उनकी फाउंडेशन उनके नाम को हमेशा अस्तित्व में बनाए रखती है। अब ट्रस्ट की जो है लाइबिलिटी इसमें कम होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट को सेटअप करते हैं उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, बल्कि वो अगर लोन लेते हैं, उधारी लेते हैं, तो वो ट्रस्ट की लाइबिलिटी होती है। तो इसमें थोड़ी बहुत लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इसके अलावा ट्रस्ट के दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, अकाउंटेबिलिटी है इसमें। ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो अपने लिए कुछ इसमें चोरी छिपे से या धोखाधड़ी से ट्रस्ट की संपत्ति को हासिल नहीं कर सकते, और वो ट्रस्ट के सब मेंबर्स के प्रति जिम्मेदार है, आपस में एक दूसरे के प्रति वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और जो डोनर्स हैं हमारे, या जो पार्टनर होंगे ट्रस्ट के प्रोजेक्ट्स में, जो हिस्सेदारी करेंगे, स्टेक होल्डर होंगे, या सरकार की जो एजेंसी होंगी जो सरकार फंड देती है, वो सब ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी के कारण ट्रस्ट के साथ वो पार्टनरशिप करती है। तो क्रेडिबिलिटी के कारण जो है ट्रस्ट वॉलंटियर, डोनर, सीएसआर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी सबको वो अट्रैक्ट करता है। और ट्रस्ट के जो क्योंकि इसका एक लीगल एंटिटी है और सरकार को इसको रिटर्न देना पड़ता है, अगर सरकार से वो सहायता ले रहा है तो ये विजिबल होता है। ट्रस्ट की ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत विजिबल होती है। और ट्रस्ट का जो बेनिफिट है वो ये है कि एक व्यक्ति के बजाय या किसी अन्य एक्ट के बजाय ट्रस्ट के साथ लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी दूसरे ट्रस्ट के साथ, और दूसरा ट्रस्ट किसी सिमिलर ट्रस्ट को अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि वो उसमें बिलीव करते हैं। और कई बार तो गवर्नमेंट लैंड जो है वो ट्रस्ट को सस्ते रेट पे दी जा सकती है। तो लैंड एलोकेशन किसी व्यक्ति को नहीं हो पाएगी, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में एक सस्ते रेट पर सरकार ट्रस्ट को लैंड अलोकेट कर सकती है, बहुत ही मामूली प्राइस पे। और आपने देखा होगा दिल्ली में या बड़े महानगरों में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां जो हैं बड़ी प्राइम लोकेशंस में वो ट्रस्ट के पास हैं। और इसका एक बेनिफिट और बताऊं मैं आपको कि ट्रस्ट जो है वो
विदेशी चंदा, विदेशी डोनेशन वो सब ले सकता है। और वो डोनेशन एफसीआरए जो हमारा कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर ट्रस्ट जो है पूरी तरह एलिजिबल है। लेकिन एफसीआरए कानून के अंदर जो एक क्राइटेरिया है वो ट्रस्ट को पूरा करना पड़ेगा। अब कुछ ट्रस्ट को कुछ मुश्किलें भी झेलनी पड़ती हैं, चैलेंजेस भी हैं ट्रस्ट के सामने, वो भी मैं थोड़ा सा नटशेल में बताने की कोशिश करूंगा। कि सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट की अगर फंडिंग लेते हैं तो प्रोसीजर गवर्नमेंट के बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे हर्डल होते हैं। एफसीआरए के अंदर ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिटर्न, बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारी हमारी चेकिंग होती है, बहुत सारी इंटरनल इंक्वायरीज होती हैं। और ट्रस्ट के साथ भी ऐसा ही है कि आपको बहुत सारे टैक्स के कागज या ट्रस्ट के जो एसेट्स हैं उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वो सारी जमा करनी पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट जो है वो डोनेशन के लिए कई बार ट्रस्ट को थोड़ा सा कम क्रेडिबल माना जाता है बजाय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के। क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वो ज्यादा ब्रॉड बेस है, क्योंकि उसको रिटर्न्स ज्यादा देने होते हैं और उसकी फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक है। तो लेकिन ट्रस्ट को भी सरकार पार्टनरशिप ग्रांट देती है। और इसकी जो कागज या दस्तावेज है, जो ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी है, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो एनजीओ है उनकी ट्रस्ट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। अब ट्रस्ट को जो डोनेशंस मिलते हैं, कई बार डोनर भी जो है वो सोचते हैं कि भाई हम छोटी मोटी ग्रांट देंगे ट्रस्ट को, बड़ी ग्रांट्स नहीं देते। क्योंकि ट्रस्ट का जो पर्पज बेसिकली होता है वो थोड़ा प्राइवेट अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करने का, या संपत्तियों से जो आय है उसको चैरिटेबल काम में खर्च करने के लिए ही प्रीडोमिनेंटली उसी के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स जब ट्रस्ट लेता है तो ट्रस्ट की वो जांच पड़ताल सरकार द्वारा अच्छी तरह की जाती है, ताकि ट्रस्ट की जो संपत्तियां हैं वो कोई उसका दुरुपयोग ना करे। इसके अलावा ट्रस्ट के पास साधन कम होते हैं, मैन पावर कम होती है, ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता आजकल ज्यादातर ट्रस्ट के पास। तो रिकॉर्ड कीपिंग में उनको बड़ी मुश्किल आती है। और वो सभी जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स हैं, कंप्लायंस हैं या एनुअल रिपोर्ट्स हैं, वो सादा ज्यादा नहीं तैयार कर पाते टाइम से। और उनको जो इम्पैक्ट बेनिफिशियरीज के ऊपर होता है, वो इम्पैक्ट असेसमेंट में ट्रस्ट के पास ज्यादा प्रोफेशनल एक कैडर या एक्सपर्टाइज अक्सर नहीं देखी जाती। तो कई बार ट्रस्ट जो है कि वो बहुत लिमिटेड संपत्तियों के साथ शुरू होते हैं। तो इसलिए उनके पास जो तो टेक्नोलॉजी गैजेट्स हैं या जो दूसरे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ट्रस्ट उनका उपयोग करने में पीछे है। लेकिन जो बड़े ट्रस्ट हैं, कारपोरेट घराने के ट्रस्ट हैं या दूसरे ट्रस्ट हैं, वो लोग साधन संपन्न है, वो सारी अपनी जो आधुनिकता के साथ या नए नए प्रोसीजर या टेक्नोलॉजी के साथ वो अपना मैनेजमेंट प्रोफेशनल ढंग से करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन तो यही है कि ट्रस्ट के लोगों को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रस्ट के, या जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ऑडिटेड स्टेटमेंट हैं, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर, वो सारा वेबसाइट पे डालें या अपनी बुक पब्लिश करें, ताकि सब लोग, कोई भी ट्रस्ट के बारे में जानकारी ले सकता है। और ये कि जो विश्वसनीयता बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा एक साधन है। दूसरा, ट्रस्ट जो है अपनी जो दर्पण पोर्टल है, जो नीति आयोग का जो पोर्टल है, जिसमें सरकारी मंत्रालयों से ग्रांट लेने के लिए एक आवश्यकता है इसमें सर्टिफिकेट लेने की, उसमें ट्रस्ट अपने को सारे डॉक्यूमेंट, रिटर्न, दस्तावेज जमा करे, तो उससे भी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ट्रस्ट की ज्यादा बढ़ सकती है। और ट्रस्ट जो है अपने साथ कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, किसी जो मैनेजर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उन सबकी जो सहायता उनको लेना चाहिए, ताकि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ वो अपने कार्यों का संचालन करे। और जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, फंड्स हैं, उनका सही तरह से वो रिटर्न, प्रोग्रेस रिव्यू
एनुअल रिपोर्ट या उनकी जो उनको जो चाहिए इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इवेल्युएशन रिपोर्ट, वो सारी ट्रस्ट जमा कर सके। तो आप मुझे बता देना कि कहाँ पर मुझे रुकना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफी मैंने मुझे ट्रस्ट लगता के है बारे कि में अब आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ ज्यादा बता दिया है। नहीं मैं टाइम देख नहीं पाया, जी मुझे जी। पता नहीं चला कि नहीं कितना नहीं, देर में भूल गया। मेरा कहने का मतलब ये है ज्यादा बताने से, कि इतना सारा बता दिया है कि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के वैसे ही खत्म हो गए, सारे क्वेश्चन भी आपने समेट लिए। तो ये अब बेसिक था ना, ये तो बहुत बेसिक था। मैं इसमें अन्य साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी जिसके प्रश्न हैं वो बारी बारी से हैंड रेस करके पूछना चालू करें। बारी बारी से अपना हैंड रेस करें, अपने को अनम्यूट करें और जो भी प्रश्न है वो पूछें। मेरा एक प्रश्न है महेश जी से, जो जी संस्थाएं बनी हुई और जो जी बाइलाज बना हुआ है, जी अगर उस बाइलाज का उल्लंघन करते हैं संस्था जी के पदाधिकारी या उनके जो भी कार्यकर्ता है, अगर उसका आवाज, उल्लंघन करते हैं। भैया आपकी आवाज में वो क्लियर नहीं सुन पाया। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी अभी जी। आ रही है। हाँ जी बताएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं और जी उनके बाइलाज के विरोध में अगर कोई कार्य करता है जी वहाँ का पदाधिकारी, तो उसके लिए कोई मापदंड भी है कि नहीं, उनकी सजा या वगैरह कुछ उनको मिल सकती है कि केवल वो अपने मन का काम कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये जो सवाल है ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जब ट्रस्ट के पास, देखिए आवाज ज्यादा, प्लीज आप मुझे अभी म्यूट करें, जब मैं जवाब दूं तब दूसरे। देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब एक ट्रस्ट बड़ा हो जाता है और उसके पास बहुत सारी संपत्तियां करोड़ों अरबों रुपए में चली जाती है, तो जी। ये नेटवर्क की दिक्कत भाई बाकी लोग अपना जो ये आप माइक लोग खोले हैं, जूम यूजर कौन है बार बार ये ये माइक यूजर ओपन अपना कर माइक रहे हैं। बंद करें। सचिन पालिटी, तुलसीदास जी, जूम यूजर करके आ रहा है। जी महेश जी बताएं। महेश जी, महेश जी अपने को अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए। महेश जी अपने को अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अभी हो गया, अभी जी हो जी, गया। हो गया हो गया हो हाँ, गया। तो उसमें सबसे बड़ा जो बहुत सारे जो कानूनी प्रावधान है, जो राहत है, वो हमारे लिए ये है कि एक तो हम ऐसे व्यक्ति की जो ट्रस्ट की संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, व्यक्तिगत फायदा उठा रहा है या ट्रस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, तो एक तो उसके प्रति हम जो है आईपीसी की धारा के अंदर क्रिमिनल केस एफआईआर रजिस्टर कराएंगे 420 का, या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का, अमानत में खयानत 468, 471, और अभी जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस में, उसमें 318 सेक्शन। तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि ट्रस्ट वाले जेल में जा रहे हैं, और वो जेल में इसलिए जा रहे हैं कि वो जो है ट्रस्ट के जो संपत्ति है या जो ट्रस्ट के जो इनकम है उसको हड़प ले रहे हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप उनको ट्रस्ट सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, और ट्रस्ट के अंदर प्रावधान होता है कि कोई ट्रस्ट की अगर किसी को बाहर भेजा जाएगा तो उसके अंदर हम कोई डेथ हो जाती है या व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है या वो ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सेटलर जो है वो उसको निकाल सकता है। ये प्रावधान अगर हम डीड में रखते हैं तो इससे बड़ा आसानी हो जाती है। तो कानूनी रास्ते बहुत खुले हुए हैं।
तो घबराने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो बताया आपने। हमारे कानपुर में एक ऐसी ही संस्था है, कानपुर गौशाला सोसाइटी, जिसमें कि पदाधिकारी ही उसको खाए जा रहे हैं, जमीनों में कब्जे किए हैं। मानन और जी, जितनी भी कार्रवाई ये कराना सोसाइटी का विषय है, सोसाइटी का, आज ट्रस्ट की बात हो रही है। सोसाइटी क्या विषय है? नहीं, हम सोसाइटी वाले में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सिमिलर है, और सोसाइटी वाले पदाधिकारी को भी जेल हो सकती है। राकेश मनचंदा जी, सचिन अवस्थी जी। राकेश मनचंदा जी। जी भाई साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी। कि हमने सुना है कि सेक्शन 8 की कंपनी भी ट्रस्ट के समान ही होती है। इन दोनों में कोई फर्क है क्या? जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ट्रस्ट के समान होती है पर ट्रस्ट नहीं हो सकती। आपको जो रिटर्न देने होंगे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देने होंगे। आपको यूनिक जो यूनिक रिजर्व एक नेम लेना पड़ेगा रजिस्ट्रार कंपनी के यहाँ से। आपको जो डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, डायरेक्टर का आपको यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेना पड़ेगा, जिसको डायरेक्टर इंडेक्स नंबर कहते हैं। आपको अपनी जो इक्विटी शेयर है या जो पेड अप कैपिटल है, वो सब जो उनका संचालन का तरीका है, जो सरकारी जो अथॉरिटी है, वो सारी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो इसमें क्या ज्यादा बेनिफिट्स हैं सरकार से ग्रांट लेने में? देखिए, तीनों बराबर है। सेक्शन 8 कंपनी भी बराबर है, ट्रस्ट भी बराबर है ग्रांट लेने के लिए, और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो भी एलिजिबल है। और मैं आपके लिए एक बात और बताऊं, 2 कानून और हैं जिसमें एनजीओ रजिस्टर करा सकते हैं। एक कोऑपरेटिव एक्ट है, एक ट्रेड यूनियन एक्ट है, और भी 1-2 कानून है, स्पेशल पर्पज एक्ट होते हैं जो हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर एनजीओ 99% एनजीओ इन 3 कानूनों में ही रजिस्टर किए जाते हैं। तो इसमें सरकार से अनुदान लेने के मामले में तीनों लगभग बराबर है। राकेश मनचंदा जी। राकेश मनचंदा जी, इसके बाद गोपाल हेलो प्रसाद जी। जी, सबसे पहले तो मैं महेश चंद्र जी को बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से जो ट्रस्ट की रूपरेखा है उसको आउटलाइन किया, उसको उसकी महत्वता बताई। और लोगों में 1945 से जो एक ऑप्शन था कि कम्युनिस्टों के दिए हुए तरीके हैं, जो महेश जी ने भी इसका मेंशन किया था, तो सोशल वेलफेयर की बात है। तो सोशल वेलफेयर का जो नियंत्रण है, सोशल वेलफेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सोशल वेलफेयर का जो जो रेगुलेशन है, वो तो देश की दुनिया की जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो ही कर पा रही हैं। और उसमें महेश जी ने तो कई चीजें बड़ी सरल तरीके से याद दिलवाई। और मैं तो काफी देशों में, काफी इंडिया में भी ट्रस्टों का मेंबर रह चुका हूँ। उन्होंने बड़ी ही साहसिक रूप से बताई कि काफी जो ट्रस्ट है, जो जिनको फंड नहीं मिल पाता, वो उनकी मौत हो जाती है, मर जाते हैं। और इस बैकग्राउंड में जो 2 प्रश्न जो है वो भारतीय जनता को कचोटते हैं और उसको अनकंफर्टेबल करते हैं, वो ये है कि जो पीएम केयर फंड था, वो क्या वो ट्रस्ट के रूप में आ गया है और अपनी ट्रांसपेरेंसी नहीं बताता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं बता पा रहा है। पीएम केयर फंड जो कि भारत देश में लगभग 10 साल पहले से वो टोटली ट्रांसपेरेंट हुआ करता था। और जो देश की सबसे बड़ी और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, वो उसने आज तक अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं कराया? और जबकि
बाहर के फॉरेन के जो पत्रकार हैं वो दावों के साथ क्लेम करते हैं कि भाई फॉरेन से भी फंडिंग जाती है। तो ये छोटे से प्रश्न है, जरूरी नहीं है कि इसका मुझे जवाब मिले। बस ये है कि मुझे अच्छा लगा जो महेश चंद जी ने इस चीज को सरल किया, क्योंकि इस एनजीओ सेक्टर से बहुत बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन ये टोटली टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। और इसको दिखाया ये जाता है कि जो ओनरशिप है, मालिकाना हक है, वो टीम में हमने परिवर्तित कर दिया है। और वो ट्रस्टी जिंदा रहे ना रहे, उनका नाम आगे चला जाता है। तो इस कंसेप्ट के इतिहास पर भी थोड़ा अगली मीटिंग में बातचीत हो, मेरी ये सबसे विनम्र विनती है। दिस इज माय हम्बल सबमिशन। थैंक यू। आप जवाब चाहेंगे या आपका इसको कमेंट या टिप्पणी समझ के मान लिया जाए? नहीं नहीं, देखिए अभी तो ये, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो ये माना जाएगा कि हमारे जो मित्र हैं महेश चंद्र जी, वो जो सरकार के एनजीओ प्रमोशन में है, जबकि तो सरकार इस समय दाने दाने के लिए एनजीओ को तरसाती है और तो मुझे अपना मुझे ट्रांसपेरेंसी आप, रखती नहीं है। हाँ हाँ, मुझे आप बोलने दीजिए फिर। जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बड़े ही मतलब जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार साल भर के अंदर 1426 लाख करोड़ रुपया वो एनजीओ सेक्टर में डिसबर्स करती है, सभी मंत्रालयों के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए। और सरकार की जो रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट हर मंत्रालय की, वो वेबसाइट पे है। नंबर 2, पीएम केयर फंड, उसमें सरकार की भागीदारी है। और आरटीआई एक्ट के अंदर सारी कुछ जानकारियां पीएम केयर फंड की लोगों ने ली हैं और दी गई हैं। इसके अलावा अगर आरएसएस की बात करें, सिर्फ आरएसएस की बात नहीं, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं कराते ट्रस्ट एक्ट के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर, और उनको फंडिंग मिलती है। फंडिंग इसलिए मिलती है कि वो फंडिंग लेने के लिए सरकार से वैधानिक किसी भी बॉडी के अंदर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट के अंदर लेते हैं। और आरएसएस की जहां तक मैं बात बता रहा हूं, आरएसएस की जितनी संपत्तियां हैं, जितनी इनकम है, वो अगर आप आरएसएस ज्वाइन करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। उसमें कोई प्रश्न खड़ा करने की मुझे लगता है अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मेरा खुद का पीएचडी जो है वो एनजीओ मैनेजमेंट पे है। और मेरी शुरुआत जो है इंटरनेशनल एनजीओ से लेके, लोकल एनजीओ से लेके, सरकार में बहुत बाद में आया हूं। तो मुझे इस सब्जेक्ट का पता है कि अगर आपने सरकार के 2 रुपए लिए हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा, आप छुप नहीं सकते। जी 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 जी, गोपाल आपने जो रिप्लाई दिया महेश चंद जी, काफी डिप्लोमेटिक रिप्लाई है और बहुत बैलेंस्ड रिप्लाई है। लेकिन इसी तरीके की रिप्लाईज जो है वो इसराइल में भी अब उठ रहे हैं, और हिटलर के समय भी इस तरीके के फंडिंग पे बातचीत रही है। जो आरएसएस है वो शेल नहीं, कंपनी। मनचंदा जी, मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट करूंगा। विषय हमारा आरएसएस नहीं है, विषय है हमारा ट्रस्ट। आज ट्रस्ट पे बात करते हाँ हैं, किसी दिन आरएसएस पे चर्चा हाँ, करेंगे। मैं ट्रस्ट की सॉरी सॉरी ट्रस्ट सॉरी सॉरी, मैं चलिए, मॉडरेट कर रहा हूँ। मैं इसको मैं इसको मॉडरेट कर रहा हूँ। मैं आपको विनम्रता से इसको आग्रह करता हूँ, कृपया इसको एक कृपया विषय सेंटेंस पे। जी इसको एक सेंटेंस में विषय पे रहते हुए क्लोज करता हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंडिया में लैक कर रही है एनजीओ जी सेक्टर का, और इसके विरोध में लगातार विदेशों में बातचीत, पोल खुल रही है। एनी हाउ, थैंक यू। जी जी, बिल्कुल मैं कमेंट कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे भी अलाउ कीजिए। जी मेरी पढ़ाई कनाडा में हुई है और मैंने 24 देशों में एनजीओ सेक्टर में काम किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो उल्टा होता है। यहाँ पर तो स्वास्थ्य के, एजुकेशन के,
और वेलफेयर के नाम से झूठे दस्तावेज करके वो टेररिज्म के लिए फंड इस्तेमाल किया जाता है। तो लोग बताते कुछ है, इसको ट्रांसपेरेंसी नहीं कहिए, मैनिपुलेशन कहिए, ये कहना चाहता हूँ। जी जी गोपाल जी, इसके बाद प्रशांत मिश्रा जी। उसके बाद मैं। गोपाल जी, प्रशांत मिश्रा जी। गोपाल प्रसाद जी, प्रशांत मिश्रा जी, कोई भी अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकता है। आप दोनों के हैंड रेज हैं। जी सबों को प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में एक संस्था है बड़ी पंचायत बैस बिशा अग्रवाल, जिसको दिल्ली नगर निगम ने नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर टेंडर में श्मशान घाट का टेंडर दिया। उसका जो संचालक है संस्था ट्रस्ट के एनजीओ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत दर्ज है और उसके लिए टर्म्स कंडीशंस दिल्ली नगर निगम ने वो जारी किए थे। तो उसमें एक लाइन था नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर, यानी ये प्रमुख शर्त थी। उस शर्त का संस्था ने कभी पालन ही नहीं किया। मैं विगत 3 साल से लगातार आरटीआई लगा करके उस संस्था की अनियमितताओं को उजागर किया, लेकिन मुझे दिल्ली नगर निगम के माध्यम से, अपने आरटीआई के माध्यम से उस संस्था का कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुआ अब तक जिसमें ट्रांसपेरेंसी की बात हो, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट की बात हो। संस्था ने कभी ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं दिया। संस्था ने कभी जो है नो लॉस नो प्रॉफिट का जो सर्टिफिकेट था, जो मेन क्लाउज और कंडीशंस था, उसका पालन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में फिर ट्रस्ट का बनाने का औचित्य और ट्रांसपेरेंसी की बात करना, ये कहां से समीचीन होता है, इसका खुद सामना मैं कर रहा हूं। आपने हमारे विद्वान वक्ता ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट की गाथा और ट्रस्ट का, सरकार का जो रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताया है। लेकिन उसकी आड़ में, ट्रस्ट की आड़ में जो 2 नंबर को 1 नंबर में कन्वर्ट किया जा रहा है और ट्रस्ट की आड़ में जो अनियमितताएं हो रही है, ट्रस्ट की आड़ में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर में एक शब्द नहीं कहा। और जबकि एक ध्रुव सच्चाई है कि मठाधीश लोग जो हैं, कैपेबल जो लोग हैं, वो ट्रस्ट की आड़ में बड़ा खेल खेल रहे हैं। ट्रस्ट की आड़ में तो सरकार तक गिराने की बात लोग करते हैं, लॉबिस्ट लॉबिंग करते हैं। तो ये जो बात है, इसके ऊपर मैं भी ध्यान आकर्षित मैं कराना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि इसके साथ साथ हमारा एक छोटा सा प्रश्न और भी है कि संस्था अगर नहीं चल रही है तो किन परिस्थितियों में रजिस्ट्रार उसको डिलिस्ट करने का आदेश जारी कर सकता है, और क्या हर वर्ष अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट और पदाधिकारियों की जो सूची है, एक्टिविटीज को जो रिपोर्ट है और रेनुअल कराने का जो प्रावधान है, क्या हर वर्ष कराना पड़ता है? अगर हम रेनुअल नहीं कराते हैं तो क्या हमारी संस्था को क्या कहते हैं, बंद मान लेता है रजिस्ट्रार? इसके संबंध में भी बताने का कष्ट करें। जी धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको इनकम टैक्स एग्जाम्पशन मिला ही नहीं, उसकी कोई इनकम हुई नहीं, उसकी कोई कार्यकलाप हुई नहीं, तो वो उसको रिटर्न देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से डिफंक्ट हो चुकी है। और आपको बताऊं, भारत में 20 लाख से ज्यादा एनजीओ हैं, जिसमें 18 लाख के करीब तो खुद ही अपनी मौत मर चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ी इस कानून के अंदर कमी क्या है कि इसके अंदर जेल का प्रावधान नहीं है। अगर इसमें जेल का और जुर्माने का प्रावधान हो जाए, लाइफ टर्म सजा हो जाए, तो इस कानून का दुरुपयोग एक तो रोका जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ट्रस्ट या एनजीओ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर देश के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो ऐसे संस्था को गवर्नमेंट ब्लैकलिस्ट कर देगी, उनके ऑपरेशन बंद कर देगी, उनकी संपत्तियों पे रिसीवर बैठा देगी और उनको, उनका जो संचालन है, प्रबंधन है, अपने हाथों में ले लेगी। ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ होगा और आपने देखा होगा कि कई सौ एनजीओ एफसीआरए के उल्लंघन के कारण उन पर रोक लगाई गई है। बहुत सारे ट्रस्ट और एनजीओ में रिसीवर बैठे हुए हैं। तो सरकार के पास एक स्ट्रक्चर है उनको कंट्रोल करने का। और जहां तक बिशा अग्रवाल की आपने बात बताई,
मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के आपकी बात कि आप बीसा अग्रवाल जैसी संस्था पर जो लाशों को जलाने में शमशान का प्रबंध कर रही है, जिसमें कोई एनजीओ सामने नहीं आता, या इसी तरह जितेंद्र संटी जो लावारिस लाशों को इकट्ठा करके शमशान में इज्जत के साथ उनका अंतिम संस्कार करता है, आप उसमें आरटीआई लगा के, क्या बीसा अग्रवाल, वो मैं पर्सनली जानता हूं, वो बिजनेसमैन की, लालाओं की संस्था है, अपनी जेब से जो सरकार उनको देती है नो प्रॉब्लम, उससे कई गुना ज्यादा खर्च करते हैं। आप निगम बोध शमशान घाट में जाके देखिए, बीसा अग्रवाल लोगों की तनख्वाह दे रही है, पूरा प्रबंधन संभाल रही है, और वो लोग एक चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट, उससे आए प्रॉफिट कमाने नहीं आए हैं। आप प्रॉफिट की बात, अगर कोई शमशान की गलती चिताओं से कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का मुझे लगता है कि समाज में रहने का उसको अधिकार ही नहीं है। क्षमा करें महोदय, आपकी बात को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए 750 पेज की दस्तावेज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। मुझे लगता है कि आप जो है उस संस्था के मोह पाश में बंधे हुए हैं और सच्चाई से अभी अवगत ही नहीं है। जब तक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और पूरा दिल्ली नगर निगम इस बात का गवाह है, उसके किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी के पास और पूरी सारी दस्तावेज मेरे पास है जो उनकी अनियमितताओं को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। मैंने पिन पॉइंटेड आपसे क्वेश्चन किया कि नो लॉस नो प्रॉफिट के संबंध में क्या प्रावधान है, आपने नहीं बताया, आप मुझे घुमा रहे हैं। उसके संबंध में कंडीशन ही था, जो कंडीशन था नो लॉस नो प्रॉफिट का, जो ऑडिट रिपोर्ट का कंडीशन है, ये दो चीज ही प्रस्तुत नहीं संस्था कर सकी, तो कहां से ट्रांसपेरेंट है? आप किसी बेईमान संस्था को आप ईमानदार बनाने का प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, ये हम कैसे मान लें? गोपाल जी, बड़े विनय के साथ, बड़े विनम्रता के साथ मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से कभी मुलाकात अगर होए, तो मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप गलत जगह पर और गलत मुद्दा छेड़ रहे हैं। मुझे भी मालूम है हालात। महेश्वरी पांडे जी, प्रशांत मिश्रा जी। सर सादर प्रणाम करते हैं। जी हेलो। जी 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 सर सादर प्रणाम करते हैं, आदरणीय महेश जी को सुन रहे हैं, काफी अच्छा लगा इनकी बातें सुन करके। सर हमारी एक संस्था है सर्वोदय मंदिर फाउंडेशन के नाम से। हेलो। जी जी सुन रहा हूँ जी। हाँ सर, सर्वोदय मंदिर फाउंडेशन के नाम से सर, ये एक्चुअल में सेक्शन 8 कंपनी है हमारी, और हम लोगों का पहला सिद्धांत है कि किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि उसकी आलोचना होनी चाहिए। जैसे अभी बात हुई आदरणीय माननीय गोपाल जी ने जैसा कहे निगम बोध घाट का कि वहां पे शव का है, तो उसमें हम लोगों को कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो चीजें जो है वो अपनी जेब से पैसा कैसे देके कार्य किया जाता है वो हम लोग खुद अपने आंखों से देख रहे हैं और हम लोग स्वयं कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य कार्य है सर, सड़कों पे जो आवारा मवेशी घूम रहे हैं इनको स्थान देना है। तो ये हम लोग अपने हिसाब से कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं, सरकार से कैसे फंड मिलता है हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं मिलता, हम लोग अपना देख रहे हैं। सर हमारे बस एक छोटा सा सवाल ये था, हम लोग अपनी सहकारी समिति की ये बनाना चाहते हैं अपनी सेक्शन 8 कंपनी के अंतर्गत, कि गांव के जो युवा हैं, पलायन हो रहे हैं की स्थिति है, उन लोगों को छोटी छोटी सहकारी समिति बना करके अपने संस्था के अंतर्गत रख के कार्य करवाना चाह रहे थे। तो क्या सर इसका कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं सर इसमें कि किस तरीके से हम लोग कार्य करें, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से अनुभवहीन लोग हैं इसमें। बिल्कुल A to Z मार्गदर्शन करेंगे, और आपने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने, तमिलनाडु हो चाहे दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों में, युवाओं को इकट्ठा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, या जो नाबार्ड की फंडिंग है कोऑपरेटिव छोटे छोटे बना के, बहुत सारा उनको जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ई मुद्रा है, स्टार्टअप है, या जो शेड्यूल कास्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, हैंडीकैप वेलफेयर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, या जितने भी बहुत सारे इसमें फंडिंग के ऑप्शंस हैं, उन्होंने एक लीगल एनजीओ रजिस्टर करा के बहुत सारे काम शुरू किए हुए हैं। और आप अगर कभी मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से, विस्तार से चर्चा करेंगे। और बहुत आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें A to Z पूरी मदद होगी आपकी। धन्यवाद है सर कि आपके मार्गदर्शन का। तो लेकिन इसके साथ में सर एक छोटा सा सवाल और था, जैसे हम लोग जो सड़कों से पशु उठाते हैं, तो इनको रखने के लिए सरकार हम लोगों को कोई जमीन अवेलेबल नहीं करा रही है।
छत्तीसगढ़ में। उनका कहना है कि जमीन हम उपलब्ध नहीं करा सकते। इसके बारे में, क्योंकि हम लोग अभी अपने साधन से हमारी जो 1 मीटर की 1 एकड़ जमीन है, हम लोग सर उसी में इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, काफी मौतें भी हो रही हैं, चाहे वो एक्सीडेंट के द्वारा हो रही हो, चाहे वो पशुओं का हानि हो, चाहे मानव की हानि हो। कल ही 2 लोगों की मृत्यु हुई है छत्तीसगढ़ में, मतलब हमारे भिलाई शहर में। तो इसके लिए सर थोड़ा सा मार्गदर्शन कर बता सकते हैं सर कि हम लोग जमीन के लिए क्या व्यवस्था कर सकते होंगे इसमें? देखिए, बहुत खुशी की बात है आप भिलाई से आते हैं, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ में काफी काम किया है, बिलासपुर में, रायपुर में, आपका जो अमरकंटक है, और कवर्धा में। तो इसमें क्या है कि जमीनें गौशाला के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए देना, ये सरकार की एक पॉलिसी है। और उस पॉलिसी में कई बार सरकार जो अपना मास्टर प्लान लाती है, तो उसमें ऑलरेडी जमीन की उपलब्धता या कितना कोटा एनजीओ के लिए है, ये हर साल पैमाने बदलते रहते हैं। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इंस्टीट्यूशनल लैंड कैटेगरी में किसको प्रेफरेंस दे रही है, या अलॉटमेंट पॉलिसी क्या है, या बदल गई है, ये तो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर हम डायलॉग करें, अगर बात करें किसी मंत्री स्तर या जो भी इसके डीलिंग पर्सन है, तो हो सकता है कुछ पर एडवोकेसी करके हमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन करके गवर्नमेंट अलॉट कर दे। क्योंकि दिल्ली में काफी अलॉट हुए हैं गौशाला के लिए, दूसरों के लिए। बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं, काफी अलॉटमेंट करा के बैठे हैं, और नए एनजीओ उनको भी गवर्नमेंट प्रायोरिटी, मतलब एक रोटेशन वाइज उनको भी विचार कर रही है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज है जमीन अलॉटमेंट के, ये बहुत ही लिमिटेड इसका एक उपलब्धता है, और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मैं इस बारे में मतलब कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, डायलॉग करना जरूर पड़ेगा। जी जी धन्यवाद सर। राजश्री पांडे जी, राजश्री पांडे जी। हाँ हाँ सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार। महेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मैं अपने सभी साथियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि लिंक पे एक विषय दिया जाता है कि इस विषय में एक वक्ता महोदय बात करेंगे, और विषयांतर न होने पाए। आप लोगों का प्रश्न अपनी जगह जगह सबका वाजिब है। गोपाल प्रसाद जी हों, चाहे राकेश मनचंदा जी हों, और पूरा देश जानता है कदम कदम पे भ्रष्टाचार है, ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है। हम लोगों को उसको यहाँ पे अभी टच नहीं करना है। जो विषय अब कानूनी पहलुओं की बात महेश जी कर रहे हैं, उसके दायरे में रह करके उनको बात करनी है, तो वो उसी दायरे में रह करके बात करेंगे। और डिप्लोमेटिक का आरोप भले इनके ऊपर लगाया जाए। तो महेश जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय किसी और शहर में है उत्तर प्रदेश के, तो क्या वो किसी प्रस्ताव के जरिए या किसी कानूनी पहलू के जरिए अपना पंजीकृत कार्यालय बदलना चाहता है, तो उसके क्या कोई प्रावधान मौजूद है और क्या प्रक्रिया है? धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आजकल ट्रस्ट जो है सिर्फ लोकल नहीं रह गए, ग्लोबल हो गए हैं। बहुत सारे शहरों में ट्रस्ट के कार्यालय खुल गए हैं। तो आप पंजीकृत कार्यालय के साथ आप कहीं भी अपने ऑफिस खोल लीजिए, फील्ड ऑफिस, फील्ड यूनिट, वर्किंग ऑफिस, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, आप जिस तरह चाहें वैसे अपना काम कर लीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रस्ट जो है बाय नेचर ये ऑल इंडिया लेवल का है। जी, अन्य कोई साथी जिनका कोई प्रश्न हो? क्योंकि अभी जी कुछ सवाल है। नमस्कार आप सबको, और स्पेशली महेश सर को बहुत यूजफुल बातें बताई। मेरा एक सवाल था कि जब ट्रस्ट डीड रजिस्टर कराएगी, उसमें जिन मेंबरों को नामित किया गया, उसके बाद जब ट्रस्ट का दायरा बढ़ा, तो बाद में ट्रस्ट के अपने लेटर हेड पे लोगों को नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जो इन मेंबरों को हम नामित करते हैं, उनको जो जिम्मेदारियां पोस्ट देते हैं, उनकी कोई लीगल वैल्यू है कि नहीं? दूसरा सवाल, जो लोग ट्रस्टीड में रजिस्टर्ड हैं, जैसे ट्रेजरी के रूप में या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में या सेक्रेटरी के रूप में, अगर उनको हम हटा करके रिप्लेस करना चाहें तो उसका क्या ऑप्शन है? और क्या कोई वो अपने आप में कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है अगर हम उनको रिमूव करके किसी और को लाना चाहते हैं तो?
तीसरा सवाल, संगठन के पास बैंक अकाउंट है बट प्रेसिडेंट अगर चाहता है अपने करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर, क्योंकि इनकम का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस हैं और प्रेसिडेंट खुद अपने अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन करता है, तो क्या इन फ्यूचर कोई इससे दिक्कत आ सकती है? चौथा सवाल, फाउंडर का क्या मतलब होता है? क्या उसकी कोई लीगल वैल्यू है या बस एक नाम मात्र है? आपने बहुत अच्छा बड़ा व्यवहारिक प्रश्न किया है और ये रोजमर्रा की जो संचालन करते हैं ट्रस्ट का, ये सवाल आते हैं और बड़े वैलिड सवाल हैं। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि जो ट्रस्ट डीड होता है वो ट्रस्ट का एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उसमें ट्रस्ट में कोई व्यक्ति बहुत सारे कारणों से ट्रस्ट से बाहर किया जा सकता है। अब कई कारण है, जैसे एक तो डेथ हो गया, एक उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तीसरा ट्रस्ट के विरुद्ध अगर कोई कार्य कर रहा है तो बाकी मेंबर्स की जो मेजोरिटी रेजोल्यूशन है उसको ट्रस्ट से हटा दिया जाता है, और ट्रस्ट को डेजोल्यूशन भंग करने तक का भी प्रावधान, टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्ट, ये सब प्रावधान उसमें लिखे होते हैं। ऐसे बहुत सारा उदाहरण है और केस लॉ भी है, मतलब जो कानून द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं, ऐसे केस लॉ भरे पड़े हैं कि जहां पर एक रॉन्ग डूअर को, एक गलत व्यक्ति को जो दुरुपयोग कर रहा है, उसको ट्रस्ट से बाहर डिसमिस करा गया है और कानूनी आधार पे किया गया है कि वो एफआईआर हुई, उसके बाद उसको ट्रस्ट से मेजोरिटी वोट से हटा दिया गया है और उसकी जगह सारे ट्रस्टी मिलकर सहमति से, मेजोरिटी से, अगर किसी नए व्यक्ति को कोऑप्ट करते हैं, मेंबर बनाते हैं, और उसके लिए जो रेजोल्यूशन की कॉपी होगी वो रजिस्ट्रार ट्रस्ट के यहाँ आपको भेजना पड़ेगा और वो ऑथेंटिक लीगल डॉक्यूमेंट होगा और उस पे आप एक एफिडेविट भी लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है, जिसकी ये विवरण है, इसको इस रिजोल्यूशन द्वारा इस जगह, इस मीटिंग में या स्पेशल मीटिंग में कह सकते हैं कि इसको ट्रस्ट मेंबर नॉमिनेट कर दिया गया है और उसकी व्यक्ति की सहमति है कि आई कंसेंट टू बिकम द मेंबर, न्यू मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। अच्छा, दूसरा ये होता है फाउंडर मेंबर का एक लीगल महत्व इतना होता है कि ट्रस्ट की स्थापना उसके नाम से की जाती है और जो डिसीजन लेता है इसको क्या वर्क प्रोफाइल देना है, क्या एलोकेशन देना है, वो ये माना जाता है कि सेटलर जो है, जो ट्रस्ट का ऑथर है, राइटर है, वो तय करेगा। तो इसकी फाउंडिंग ट्रस्टी की, इसके अलावा वो मीटिंग चेयर करेगा या उसको ज्यादा पावर है, बैंक में वो सिग्नेटरी होगा, इसके अलावा उसकी कोई ज्यादा स्पेशल, कोई ज्यादा प्रिविलेज नहीं है। वो सभी ट्रस्टी, जो बाकी ट्रस्टी हैं, उनके सहमति से ही काम करेगा और विवाद होगा तो मेजोरिटी वोट से उसका डिसीजन होगा। और जहां तक बात यह है कि ट्रस्ट में इनकम है नहीं और प्रिंसिपल ट्रस्टी अपनी पर्सनल अकाउंट से अगर वो खर्चा कर रहा है तो वो खर्चा करे, वो ट्रस्ट को डोनेशन माना जाएगा, लेकिन वो ट्रस्ट की जो इनकम है वो अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं ले सकता, इसमें वो प्रोहिबिशन है। तो मुझे बताएं कि कोई अगर रह गया है सवाल तो बताएं। एक क्लियर, एक पहला रह गया कि जिन लोगों को हम नामित करते हैं जो ट्रस्ट डीड में नहीं रजिस्टर्ड हैं, बाद में हमने जिला सेक्रेटरी को या कुछ और जो अदर पोस्ट होती हैं इसी नामित किया जा रहा है संगठन के ट्रस्ट के अपने लेटर हेड पे, तो उसकी क्या मान्यता है? क्या उसका कोई लीगल वैल्यू बनती है? ये मैं बता रहा हूँ, देखिए जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ये है कि ट्रस्ट की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी या जो सब ट्रस्ट की मेंबर्स की मीटिंग होगी, उसमें रेजोल्यूशन के पास ही, रेजोल्यूशन मेजोरिटी के बाद ही किसी व्यक्ति को ट्रस्टी मेंबर बनाया जा सकता है। नामित करने का कोई प्रोविजन नहीं और नामित करके किसी को ट्रस्ट का मेंबर नहीं बना सकते, उसकी कोई कानूनी जो मनमेय पत्र आजकल इश्यू किया जा रहा है किसी भी ट्रस्ट की तरफ से कि फलाने को ये पोस्ट दी गई, हमको ये जिम्मेदारी दी गई, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं। जो संविधान में डीड के बाद अगर उसको अमेंड करते हैं तो पूरी डीड अमेंड होगी, रिवाइज, उसके बाद उसको सप्लीमेंट्री डीड कहते हैं हम, रिवाइज और अमेंडेड डीड। सप्लीमेंट्री डीड के अनुसार या तो, लेकिन डीड को, अमेंडेड डीड को करने के लिए भी रेजोल्यूशन करना पड़ेगा और वो सब ट्रस्टी की मेंबर्स की सहमति से यूनानिमसली होगा। और इसमें नामित करने या रोजमर्रा का काम चलाने के लिए बोल सकते हैं कि भाई आप बागवानी देख लो, आप जो है ऑडिट देख लो,
या उनकी ड्यूटी इंटर आलिया एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनेशन करके किसी को ट्रस्टी बना दें बिना रेजोल्यूशन के, वो बिल्कुल इलीगल है, अनलॉफुल है। बहुत शुक्रिया, क्लियर है, शुक्रिया जी। आखिरी प्रश्न, क्योंकि समय हो चुका है, आखिरी प्रश्न कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। हम कर सकते नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इनका आज ये काफी अच्छा लगा, गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, बट इम्प्रेशन ये है पब्लिक में कि ट्रस्ट जो है उसमें गलत काम भी हो रहे हैं। इम्प्रेशन जो है वो ये है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है जिससे कि ये पता लगे कि ट्रस्ट में ट्रांसपेरेंसी हो रही है? वो कौन से स्टेप उठा रही है? आरटीआई है, ठीक है, वो तो लोग करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है कि वो ये लोगों ये इंप्रेशन आए कि वो ठीक काम कर रहे हैं? मेरी इसमें सोच ये है कि क्या कोई रूटीन से उनके ऊपर कोई पुलिस इंक्वायरी या ऑडिट इंक्वायरी होती है ट्रस्ट के ऊपर या नहीं होती है? थोड़ा सा जवाब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर मैं नटशेल में कहना चाहता हूँ। मैं शुरू में बोल चुका कि इन कानून में एक ही कमी है कि इनमें जेल का प्रावधान या फाइन का प्रावधान नहीं रखा गया, क्योंकि ये सरकार ये मानती है कि लोगों की संस्था है, लोग अपना प्रबंध खुद से करते हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें सारा पीनल प्रोविजन डालेगी, जैसे एनडीपीएस एक्ट में है या दूसरे एक्ट में, क्रिमिनल लॉज में है, तो ये भी सरकार का कानून बन जाएगा। ये लोगों का कानून है, लोगों का खुद का अपना वॉलंटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार की इसमें दखल अंदाजी बहुत कम है। सरकार की दखल अंदाजी सिर्फ इतनी है कि अगर कोई ग्रांट सरकार दे रही है और उसका दुरुपयोग हुआ है, तो सरकार उस पर रिकवरी कर सकती है, रिसीवर बैठा सकती है, ट्रस्ट को ब्लैकलिस्ट कर सकती है, आगे के लिए उसको अयोग्य ठहरा सकती है, और सरकार उसके जितने ट्रस्टी हैं सबसे वो रिकवर कर सकती है, क्रिमिनल केस भी लगा सकती है। लेकिन सरकार आगे देखिए, अगर किसी ट्रस्ट ने 2 रुपए गवर्नमेंट से लिया है तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कवर हो जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी तो है। लेकिन जब भी ट्रस्ट के अंदर अमेंडमेंट होंगे, चेंज होंगे, मेंबर बढ़ेंगे घटेंगे, उसको कोई फंड मिलेंगे या उसका इनकम टैक्स का ऑडिट होगा, वो सब रिटर्न के थ्रू सरकार अगर कोई कंप्लेंट करता है कि ये अनलॉफुल तरीके से पैसा आया, हवाला का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है या कोफे पोसा है, तो सरकार ऐसे ट्रस्ट को जो है, उसके मेंबर्स को, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको कानूनी क्रिमिनल लॉ के अंदर कार्रवाई तो होती है और हुई भी है पास्ट में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेश चंद्र शर्मा जी। आपने सभी प्रश्नों के बहुत ही तन्मयता से जवाब दिए और सारी विषय को बहुत विस्तार से रखा। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक समय की मर्यादा है और समय हो चुका है। 9:45 हमारा कार्यक्रम का समय होता है। कई बार वो लंबा खींचता है, लेकिन मैं नहीं खींचता, क्योंकि मुझे समय पे काम करना थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पर बस मैं केवल आखिरी में एक बात बोलकर और हमारे किसी एक वरिष्ठ साथी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊंगा। देखिए, हर साल पूरे देश में हजारों आईएएस, पीसीएस, ब्यूरोक्रेट और टॉप लेवल ग्रेड 1 अधिकारी रिटायर होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जो समाज के लिए काम करने के लिए आगे आते हैं। बाकी सब अपनी रिटायर्ड लाइफ जीते हैं और अपना वो करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो समाज के लिए कुछ करने को निकलते हैं। ये जो कि सिस्टम में रहते हुए सिस्टम से बंधे होने की वजह से और जिम्मेदारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए और उनके मन में कुछ करने की कसक थी, इसलिए वो निकले हैं। अन्यथा क्या पड़ी है, उनको रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है और सारी चीजें सेट हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारे बीच में आए हैं वो हमारे भाई लोग हैं, हमारी जैसी सोच है। उसमें
उसकी क्रिटिकल स्क्रूटनी और बहुत ज़्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर वो की जाएगी तो सभी के अंदर की जाएगी, अपने अंदर भी करने की जरूरत है फिर। तो ये समझना होगा, अगर अपने भाइयों से ही लड़ोगे तो कभी आप दूसरों से लड़के जीत नहीं सकते। पहली चीज ये रूल बांध लीजिए सभी को। मैं गोपाल जी को, मनचंदा जी को ध्यान से बोल रहा हूँ कि हमें जो भी गेस्ट आ रहा है उसको सुनना है, उसके विषय पे बात रखनी है। वो सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो सिस्टम में सुधार चाहते हैं, सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए और हम लोग कैसे मजबूत हों उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं उस पर शायद आप आधा घंटे 1 घंटे में किसी से ना हम समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। और साथ ही साथ एक और जो विषय है वो ये है कि हमने इनका, महेश जी का नंबर दे दिया है। आप लोग संपर्क करना चाहें किसी भी विषय पे तो कर सकते हैं। करने को बहुत सारी चीजें हैं, समस्याएं बहुत हैं। धीरे धीरे से एक एक करके करेंगे तो काफी सारी चीजें अचीव कर ले जाएंगे। अन्यथा एक दूसरे में कमियां ढूंढने में तो कोई भी सही नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। मैं आखिरी में जो हमारे सबसे वयोवृद्ध साथी हैं यहाँ पर जो हमारे, मैं भी सर्च कर रहा हूँ कि कौन सबसे बुजुर्ग साथी हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब से कहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब आएं और आखिरी में धन्यवाद ज्ञापन दें और इसके बाद हम लोग ये कार्यक्रम खत्म करें। ब्रिगेडियर राजा राम। सभी को नमस्कार। और महेश जी को स्पेशल धन्यवाद। मैं भी एनजीओ का पार्ट हूँ। एनजीओ तो ऐसा है कि मैंने 12 साल पहले रजिस्टर किया पर उसमें आगे नहीं बढ़ा। ये सब एनिमल से रिलेटेड था। और एक दूसरा एनजीओ भी है, उसमें एक दिल्ली में ही एक जगह उसका ऑफिस है। अब वो ऑफिस दूसरी जगह करना है या दूसरी स्टेट में करना है, तो ये तो मेरा क्वेश्चन था जो आपने ऑलरेडी बता दिया है। आपकी बात करने का तरीका और आपका बहुत ही सुंदर, और एक एक शब्द को बगैर किसी क्वेश्चन पूछे सभी बात क्लियर हो की है। आप हमारे इस संगठन में हमारे लोगों को आपने बताया है तो बहुत अच्छी बात है। और आप ये काम करते रहें क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। जो भी सच्चाई है लोगों को के सामने आए, चाहे किसी तरह के भी हो, और आप इसमें एक्सपर्ट हैं, इतना लंबा एक्सपीरियंस है देश और विदेश का। और इससे हमारे जैसे संगठन को तो बड़ा फायदा हो सकता है। आगे हम कैसे बढ़ें, और ये केवल समाज के फायदे के लिए ही हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए पूरे हमारे ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, और सभी डिफिकल्ट क्वेश्चन का भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ। धन्यवाद सर, सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग कल आपको उपलब्ध हो जाएगी यूट्यूब चैनल पर। शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद।